तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को अभी भी ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक तुम लोग वीडियो देख रहे हो और तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई बस लाल वाला जो नीचे बटन है ना भाई, सिर्फ उसे दबाना है और जो घंटा आएगा उसे ऑल पर कर देना है, बस उसे बजा देना है। सिंपल, बस इतना सही काम है भाई। इतनी सी उंगली से बस काम करना है, फिर उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठ करके वीडियो एंजॉय करो, ठीक है। तो हम लोग इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग एक क्विक इंट्रो के साथ जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारे एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो तांजीरो होता है वो अपने क्रो के साथ कुछ बातें कर रहा होता है कि तभी हमें एक तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। और ये एक मिनट को, ये बंदा कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है। हाँ, ये तो वही फाइनल सिलेक्शन वाला है ना, जो फाइनल सिलेक्शन में बच गया था तांजीरो के साथ, याद है। तो ये वही बंदा है और ये असल में उस लड़की से बहुत ज़्यादा रो रो करके ये बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ शादी कर लो, प्लीज़ मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। फिर उसके बाद जब तांजीरो आकर के वहाँ पे सारा मांजरा ये सब संभालता है और फिर वो उस बंदे को अलग करता है उस लड़की से, और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर जो वो बंदा होता है वो जाकर के अपना इंट्रोडक्शन, अपना नाम बताता है और उस बंदे का नाम होता है जेनित्सु अगात्सुमा, ठीक है। ये इस बंदे का नाम होता है। और फिर दोनों का इंट्रोडक्शन होने के बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ। फिर उसके बाद वो लोग पहुंचते हैं एक मैंशन के पास जहाँ पे लेफ़्ट साइड में दो बच्चे डर के मारे काँप रहे होते हैं। और फिर तांजीरो जा कर के उन दोनों का डर वहाँ पे शांत करता है और उन लोगों से बातें करता है। और फिर उनकी बातों से ये उन्हें पता चलता है कि वो लोग रात के समय में वो करीबन 3 जने थे। उनका बड़ा भाई, वो उनका सबसे बड़ा वाला भाई भी उन लोगों के साथ था और वो रात के समय में सफ़र कर रहे थे कि तभी एक डीमन आकर के उनके सबसे बड़े वाले भाई जो रहता है उसे वहाँ से पकड़ करके इस मैंशन में ले आता है और वो दोनों उसे फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद जब तांजीरो को ये सारी बातें पता चलती है तब फिर जेनित्सु को अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और जो तांजीरो जो होता है उसे भी ब्लड की स्मेल आने लगती है। पता नहीं ये ब्लड की स्मेल क्या रहती है क्या नहीं, लेकिन उसे स्मेल आने लगती है। और फिर जब ड्रम वापस से बजता है तब खिड़की खुल करके एक मरा हुआ बंदा उस खिड़की से बाहर जा कर के गिरता है और किसी को ये भी नहीं पता होता कि वो बंदा को आखिर किसने मारा। फिर जो तांजीरो और जेनित्सु होते हैं वो उस घर के अंदर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या मांझा है। फिर उसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो वो घर है पूरी तरीके से वो उस ड्रम की आवाज़ से ही चेंज होने लगता है। यानी कि जब भी ड्रम बजता है तो वो जो घर होता है, वो मैंशन जो होता है, वो उनके रूम अपने आप चेंज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से तांजीरो और जेनित्सु अलग अलग हो जाते हैं और वो जो दो बच्चे जो उनके साथ में आए होते हैं वो भी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर जब तांजीरो एक रूम में होता है जिसे पता नहीं रहता कि ये कैसे करके रूम चेंज हो गया, तब वहाँ पे एक डीमन आता है और उस डीमन के शरीर पे पूरे के पूरे ड्रम होते हैं। हाँ जी, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो भाई, इसके पूरे शरीर में ड्रम लगे होते हैं और ये एक डीमन है, ठीक है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है जेनित्सु के ऊपर, जो कि बाहर जाने का रास्ता खोजा होता है लेकिन उसे मिलता नहीं है। फिर वो एक रूम के पास पहुँचता है और जैसे ही वो उस रूम का डोर ओपन करता है तब वहाँ से निकलता है इनोस्के। और जो जेनित्सु होता है वो इनोस्के को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन जो इनोस्के होता है वो वहाँ से कूदते फांदते तेज़ी में वहाँ से निकल जाता है और वो वहाँ से निकल करके सीधा तांजीरो जो होता है उसके पास जा कर के पहुँच जाता है। और फिर उसके बाद वो भी उस डीमन से लड़ने की ट्राई करता है, लेकिन जो वो डीमन होता है ना वो ड्रम की आवाज़ से वो रूम को रोटेट भी कर सकता है और उसी ड्रम की आवाज़ से वो वार भी कर सकता है। हाँ, इंटरेस्टिंग। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से ड्रम वापस से बजता है और फिर उसके बाद जो तांजीरो होता है वो वापस से किसी और रूम में जाकर के शिफ्ट हो जाता है और बाकी सभी भी अलग अलग रूम में जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो सीन होता है वो चेंज होता है जेनित्सु के ऊपर और जेनित्सु जो होता है उसके पास भी एक डीमन आ चुका होता है। ये एक छिपकली टाइप का जो डीमन है, पता नहीं, ये इसके पास आ जाता है और जेनित्सु बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या होता है कि जेनित्सु बेहोश हो जाता है और फिर वो अपने आप खड़ा होकर के जेनित्सु अपने थंडर ब्रीथिंग स्टाइल को यूज़ करके उस डीमन को मार देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा औसम होता है यार। और फिर जब वो वापस से होश में आता है तब वो उसी डीमन को जिसे जेनित्सु ने मारा होता है, वो उसी डीमन को देख करके डर जाता है। अजीब बंदा है भाई ये भी।
और फिर उसके बाद सीन चेंज होती है इनोस्की के ऊपर। इनोस्की बहुत ज़्यादा दौड़ के बाहर जाने की ट्राई करता है, लेकिन जब वो एक मोड़ पे आता है तभी वहाँ पे एक मोटा सा डीमन जो इनोस्के होता है उसके सामने आ जाता है, और इनोस्के अपनी बीस्ट ब्रीथिंग स्टाइल को यूज़ करके उस मोटे से डीमन को भी मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि जो वो ड्रम वाला जो डीमन है, जो वो मेन डीमन होता है उस घर का, वो असल में 12 कीज़ुकी का ही एक मेंबर है। ठीक है, 12 कीज़ुकी यानी कि जानते ही हो जिसे मुजान ने बनाया होता है 12 कीज़ुकी, और ये लोअर 6 में आता है। ठीक है, अब तुम लोगों को फाइट देखने को मिलेगी 12 कीज़ुकी लोगों से। ठीक है, जो कि अच्छी तुम लोगों को लगेगी भी। फिर उसके बाद जो तांजीरो होता है वो उस बंदे से मिलता है जिसे उस डीमन ने रात के समय में किडनैप करके अंदर ले गया होता है। ठीक है, और फिर हमें ये पता चलता है कि जो ड्रम जो बजती है जिसकी वजह से जो रूम चेंज होते हैं वो असल में वही बंदा बजा रहा होता है, यानी कि वो डीमन नहीं कर रहा होता है। उसी बंदे को वही बंदा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस ड्रम को बजाता था, जिसकी वजह से जो रूम होती थी वो रोटेट होने लग जाती थी। फिर उसके बाद जो तांजीरो होता है वो वापस से उस 12 कीज़ुकी यानी कि जो लोअर 6 होते हैं, जो वो लोअर 6 था उसे जाता है वो फाइट करने के लिए, और फिर उसे भी अपनी वाटर ब्रीथिंग स्टाइल को यूज़ करके वो उस डीमन को भी मार देता है। फिर उसके बाद जो तांजीरो होता है वो उस डीमन का जो ब्लड सैंपल होता है वो उसे ले लेता है, और फिर वहाँ पे एक बिल्ली आता है, और फिर उस बिल्ली के ही पीठ पर बैक पे एक बैग रखा होता है जिसके अंदर वो उस ब्लड सैंपल को उसमें डाल देता है, और वो बिल्ली अचानक से गायब हो जाती है। वो लेडी तामायो के पास जाती है, ठीक है, उस ब्लड सैंपल को पहुंचाने के लिए। फिर उसके बाद बाकी वो जो मेंशन होता है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है, और फिर उसके बाद जो तांजीरो होता है वो बाहर निकलता है। बाहर जब निकलता है तब वो देखता है कि जो इनोस्के होता है वो जेनित्सु को बहुत बुरी गंदे तरीके से मार रहा होता है, क्योंकि जो जेनित्सु होता है वो तांजीरो का बॉक्स को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। फिर तांजीरो को ये देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि कोई उसके दोस्त को उसके सामने ही मारे, तो वो जा करके इनोस्के से फाइट करने लग जाता है। और फिर उसके बाद जो तांजीरो होता है वो इनोस्के के पेट में एक पंच मारता है, जिसकी वजह से उसका जो रिब्स होता है वो टूट जाता है। फिर उसके बाद जो वो नहीं समझता है तब फिर वो फाइट करने के लिए आमादा रहता है। फिर उसके बाद फिर जो तांजीरो जो अपना होता है वो इनोस्के को एक प्यारा सा हेडशॉट देता है, कसम से वो उसका खोपड़ा फूट जाता है यार। और फिर उसके बाद उसका जो मास्क होता है वो नीचे गिरता है, और फिर उसे दिखता है उसका फेस हमें दिखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है भाई। वो बिल्कुल लड़की के जैसा एकदम दिखता है, उसका फेस एकदम मैच करता है यार। और उसके जो सर होता है वो भी उससे खून निकलने लगता है, लेकिन जो तांजीरो का जो सर होता है उसमें ज़रा से भी खरोंच भी नहीं आई हुई होती है, जिससे पता चलता है कि तांजीरो का जो मत्था है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर उसके बाद तांजीरो और बाकी बचे जो लोग होते हैं वो जो उस मैंशन में जो मर गए हुए बंदे थे उन सभी को बाहर निकाल करके उनका श्राद्ध करते हैं, और फिर उन तीनों भाई बहनों को वो अलविदा करके तांजीरो और जेनित्सु वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले जो तांजीरो का क्रो होता है वो उन तीनों को आकर के विस्टीरिया फ्लावर का एक गुच्छा दे करके जाता है, ताकि क्योंकि जो विस्टीरिया होती है उससे डीमन उनके पास आते नहीं हैं, तो वो पोटली दे करके वहाँ से वो सभी लोग चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जेनित्सु और जो तांजीरो होता है वो वहाँ से चले जाते हैं, और साथ साथ जो इनोस्के होता है वो भी जेनित्सु और तांजीरो के साथ चला जाता है। और रास्ते भर इनोस्के जो होता है वो तांजीरो से बोलता है कि तुम मुझसे फ़ाइट करो, लेकिन तांजीरो वो नहीं करता है। फिर एट द एंड जब रात हो जाती है तब वो जा कर के एक घर के पास पहुँचते हैं, और फिर वहाँ पे वो लोग रात बिताने के लिए वहीं रुकते हैं, और वहीं तो वो लोग खाना पीना होता है, और वो उनसे इन सभी चीज़ों का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये सभी डीमन स्लेयर्स क्रॉप्स जो होते हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई भी डीमन स्लेयर वहाँ जा कर के रह सकता है, ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि एक बार डीमन स्लेयर ने उस फैमिली की सुरक्षा की थी, जिसकी वजह से ये सारी स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिलती है। और वो जो घर है वो चारों तरफ से विस्टीरिया फ्लावर से घिरा हुआ है। फिर अगले दिन वो लोग अपने नए मिशन के लिए निकल जाते हैं, तांजीरो, और फिर तांजीरो के साथ साथ इस बार 2 और लोग होते हैं, जेनित्सु और इनोस्के। और फिर इसके बाद यही तीनों का हम लोग के अब 3 हमारे मेन कैरेक्टर होने वाले हैं, क्योंकि अब कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब यही तीनों आगे चल के हमें आगे के आर्क में दिखेंगे। और बस गाइस आज के लिए बस इतना ही, और यहीं जा कर के हमारा एपिसोड 14 ख़त्म होता है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और हो सके तो एक लाइक कर देना नीचे, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ और डीमन स्लेयर फैंस के साथ, ताकि उनकी भी मेमोरी अब ताज़ा हो जाए। ठीक है।
सो बस गाइस आज के लिए इतना ही, और आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी पूरी क्लियरली। सो बस हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय।